हेलो फ्रेंड्स। यूजुअली हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जिसमें हम किसी दूसरे को सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, उसको उसके ड्यूटी का एहसास दिलाते हैं, उसे ये काम करना चाहिए, उससे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले आने चाहिए अपनी परीक्षा में। तो इस प्रकार से चाहिए वाले सेंटेंसेस को हम शुड के द्वारा व्यक्त करते हैं। अंग्रेजी में शुड का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से कभी कभी हम ये कहते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता था, वो परीक्षा में पास हो सकता था अगर उसने वह परीक्षा में बैठा हुआ होता। तो इस प्रकार के सारे विचारों को और इस प्रकार के सारे भावों को व्यक्त करने के लिए हम शुड और कुड का प्रयोग करते हैं। शुड माने चाहिए और कुड माने हो सकता था। कुड माने सकता था या सकता था। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम चाहिए के सेंटेंसेस को देखेंगे कि चाहिए का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं, अर्थात शुड का प्रयोग हम किन किन अवस्थाओं में करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं शुड और कुड ये मॉडल्स होते हैं और हम सब लोगों ने देखा है शुड का प्रयोग होता है एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए, ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी के लिए, एक्सपेक्टेशंस के लिए। उसी तरह से कैन का सेकेंड फॉर्म होता है कुड, और कुड जो है वो एबिलिटी को व्यक्त करता है, कैपेसिटी को व्यक्त करता है, पॉसिबिलिटी को व्यक्त करता है, परमिशन को व्यक्त करता है, रिक्वेस्ट को भी व्यक्त करता है। ये तो इस तरह से इन शुड और कुड का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं। आज हम ऐसे सेंटेंसेस को देखेंगे जिसमें हम चाहिए और सकता था या सकती थी का प्रयोग करने वाले सेंटेंसेस हम करेंगे। सबसे पहले शुड का प्रयोग होता है चाहिए के अर्थ में, केवल जैसे हम कहें उसे ये काम करना चाहिए, उसे अपने जीवन में हमेशा सत्य बोलना चाहिए, उसे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें समाज के नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसे सेंटेंसेस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, इसके बाद शुड का प्रयोग, और फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्ट जिस काम को करना है, और इसके बाद सेंटेंस का दूसरा पार्ट अगर कुछ है, उसमें कोई पार्ट ऑफ स्पीच है तो उसको हम लिखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस, तुम्हें कठिन मेहनत करनी चाहिए। इसका मतलब कि यू माने तुम, शुड माने चाहिए, वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करनी चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड, कंप्लीट हो गया। शुड यहां आया है, इसका मतलब चाहिए, तुम्हें चाहिए, तो यहां करता आ गया, फिर इसके बाद शुड आ गया, और ऑब्जेक्ट यहां इसमें है नहीं। दूसरा सेंटेंस और देखिए, क्या हमें गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए। इसमें देखिए क्या पहले लग गया, इसका मतलब कि शुड हमें पहले लगा देना है, वही जो सहायक क्रिया है, क्योंकि ये मॉडल होता है, ये मॉडल से सहायक क्रियाएं हैं, तो ये सहायक क्रिया पहले आ जाएगी और इसके बाद हमें वर्ब को प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे इसमें वर्ब है वर्क, तो मुख्य सहायक क्रिया ये हो गई और मुख्य क्रिया ये हो गई। मॉडल के बाद मुख्य क्रिया का आना जरूरी है, नहीं तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। क्या पहले आ गया है तो हम लिखेंगे शुड वी नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। शुड वी नॉट, मदद करना ये वर्ब हो गया, मेन वर्ब ये हो गया। शुड वी नॉट हेल्प द पुअर, द पुअर मीन्स गरीब, ये एडजेक्टिव है। पुअर तो वैसे गरीब के लिए आता है, अर्थात एडजेक्टिव के रूप में, लेकिन द पुअर जो होता है वो नाउन हो जाता है, अर्थात सारे गरीब वर्ग के लिए आता है। क्या उसे गपशप में समय बर्बाद करना चाहिए, फिर क्या वाला सेंटेंस आया है, इसलिए फिर हम वही शुड का प्रयोग पहले करेंगे। शुड बी, और इसके बाद करता आ गया, फिर इसके बाद बर्बाद करना की एक इंग्लिश होती है वेस्ट, स्पॉइल। शुड बी वेस्ट आवर टाइम इन गॉसिप, तो इस प्रकार से हमने चाहिए के लिए 3 प्रकार के सेंटेंसेस का प्रयोग किया है, जिसमें कि केवल सामान्य रूप से चाहिए और के बाद शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। दूसरे प्रकार का चाहिए जो हम प्रयोग वाक्य में प्रयोग करते हैं, इसमें होना चाहिए, इसमें करना चाहिए, इसमें होना चाहिए। तो होने की अंग्रेजी होती है बी। यू शुड बी इन द क्लास, दे शुड बी इन द ग्राउंड, वी शुड बी इन द हाउस एट 7 o'clock। तो इस तरह से हमें कहां होना चाहिए, इसलिए होने के अर्थ में हमें बी का प्रयोग करना होता है। इसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब जो भी होगा, हमें अपने काम में ईमानदार होना चाहिए। वी
शुड बी, और ऑनेस्ट माने ईमानदार, वी शुड बी ऑनेस्ट अपने काम में, इन अवर वर्क, वी शुड बी ऑनेस्ट इन अवर वर्क। सेकंड सेंटेंस देखिए, छात्रों को कक्षा में नियमित रहना चाहिए। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स शुड बी, होने चाहिए, रहने चाहिए, शुड बी, देखिए शुड बी आया, और इसके बाद नियमित रहना की इंग्लिश होती है, नियमित की इंग्लिश होती है रेगुलर। स्टूडेंट्स शुड बी रेगुलर इन द क्लास। होना चाहिए या रहना चाहिए, रहना के लिए यहां वैसे लिव का प्रयोग नहीं होगा, लिव माने किसी स्थान पर रहना। जब हम किसी भाव के द्वारा कहीं पर होते हैं तो उसको हम होना या रहना कहते हैं। तुम्हें कल समय से मीटिंग में होना चाहिए, कल जो मीटिंग होने वाली है उसमें समय से तुम्हें वहां होना चाहिए। यू शुड बी, यू शुड बी, तुम्हें होना चाहिए इन द मीटिंग समय से, ऑन टाइम या इन टाइम, समय पर पहुंच जाना चाहिए, इन द मीटिंग ऑन टाइम, कल, टुमारो, TOMORROW, टुमारो। तो हमें समय से मीटिंग में होना चाहिए या पहुंच जाना चाहिए, लेकिन पहुंचना शब्द नहीं आया, केवल होने के लिए है, इसलिए शुड बी आएगा। देखिए समय शुड बी आया है। देखिए तीसरा प्रयोग क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ये होता है पैसिव वॉइस का सेंटेंस। इसमें सब में आप देखिए ये सब एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है सेंटेंस। तीसरे प्रकार का सेंटेंस जिसमें शुड के बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ऐसे सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में लिखे जाते हैं। जैसे इस काम को, इसमें ऑब्जेक्ट पहले आता है, सब्जेक्ट, यहां तो सब्जेक्ट पहले आता है लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट पहले आता है जिस काम को किया जाना है। ऑब्जेक्ट शुड बी प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाई सब्जेक्ट अगर है, इसके बाद अदर, तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। इस काम को शाम तक समाप्त हो जाना चाहिए, इसका हिंदी में अर्थ है कर लिया जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, समाप्त कर लिया जाना चाहिए। इसमें करना चाहिए और इसमें कर लिया जाना चाहिए। जब कर लिया जाना चाहिए आ जाए तो उसका मतलब वो पैसिव वॉइस में वाक्य लिखा गया है। जैसे इस काम को शाम तक समाप्त हो जाना चाहिए, दिस वर्क, ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि करने वाला नाम, करने वाले का नाम नहीं दिया गया है, अर्थात डूअर नहीं इसमें मेंशन किया गया है। दिस वर्क शुड बी, और वर्क की थर्ड फॉर्म है फिनिश, माने समाप्त करना या कंप्लीट करना, शुड बी फिनिश्ड। फिनिश का थर्ड फॉर्म हो जाएगा फिनिश्ड बाय द इवनिंग, बाय द इवनिंग, शाम तक। अगर आज लिखा होता तो आज बाय द इवनिंग टुडे हो जाता, लेकिन नहीं लिखा हुआ टुडे। तो दिस वर्क शुड बी, ये पैसिव वॉइस में है, इस काम को किया जाना है, लेकिन कौन करेगा इसके लिए इसमें कोई भी मेंशन नहीं किया गया है। परीक्षा से पहले ही कोर्स पूरा हो जाना चाहिए, कोर्स पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन कौन कोर्स पूरा करेगा इसमें नहीं मेंशन किया गया है। तो इसको हम कहेंगे द सिलेबस, सिलेबस मीन्स कोर्स, SYLLABUS, the syllabus should be completed, कंप्लीटेड होना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए, पूरा हो जाना चाहिए। थर्ड फॉर्म आया है शुड बी कंप्लीटेड, परीक्षा से पहले ही, बिफोर द एग्जामिनेशन, बिफोर माने पहले, द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन परीक्षा से पहले ही। तो शुड बी कंप्लीटेड, कोई काम हो जाना चाहिए, जैसे इस कमरे की सफाई सुबह ही हो जानी चाहिए, सुबह हो जानी चाहिए। दिस रूम शुड बी क्लीन्ड इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग। इसी तरह से कल तक इस अभ्यास से के सवाल हल कर लिए जाने चाहिए। कल तक, आगे आने वाले, कल समय मतलब फ्यूचर टेंस के लिए आता है। तो इन सब में देखिए सब फ्यूचर टेंस, मतलब फ्यूचर टेंस की भाव को व्यक्त कर रहा है, आगे ये काम करना चाहिए। अभी पास्ट टेंस के लिए कोई इसमें संकेतक नहीं है, सब में आगे किए जाने वाले के लिए कहा जा रहा है कि ऐसा काम करना चाहिए। कल तक इस अभ्यास के सवाल हल कर लिए जाने चाहिए। the questions of this exercise, इस एक्सरसाइज के सवाल
हल कर लिए जानी चाहिए, शुड बी सॉल्व्ड। अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज, ये ऑब्जेक्ट है। तो द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज शुड बी सॉल्व्ड अभ्यास कल तक, बाय टुमारो। कोई एक्सरसाइज मान ली चल रही होती है और हम कहें कल तक इसको समाप्त कर लिया जाना चाहिए, इसका मतलब दिस वर्क शुड बी डन बाय टुमारो। हमें कल अपने कमरे को साफ कर लेना चाहिए। दिस रूम शुड बी क्लीन्ड बाय टुमारो। कल तक इस रूम को साफ कर दिया जाना चाहिए। इसी तरह से सब्जेक्ट शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर, इसका मतलब होता है कर देना चाहिए था। मतलब तुम्हें यह काम कर लेना चाहिए था, उसे समय से घर पहुंच जाना चाहिए था, मतलब वो पहुंचा नहीं। इसका मतलब कि द वर्क हैज ऑलरेडी बीन डन इन द पास्ट एंड द एक्सपेक्टेशंस हैज नॉट बीन कंप्लीटेड फॉर फुलफिल्ड। एक्सपेक्टेशन उसकी फुलफिल नहीं हो पाई, तो इसलिए क्या कह रहा है, ऐसे सेंटेंसेस में तुम्हें मीटिंग के बारे में मुझे इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। कहने मतलब मीटिंग हो गई, बट द पर्सन डिड नॉट इन्फॉर्म मी। इसीलिए हम कह रहे थे कि तुम्हें मीटिंग के बारे में मुझे इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। तो यू शुड हैव, देखिए शुड हैव, यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी अबाउट द मीटिंग। मीटिंग के बारे में मुझे इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, लेकिन तुमने मुझे किया नहीं, बट यू डिडंट। यहां पे ये छिपा हुआ है, बट यू डिडंट, तुमने किया नहीं, बट यू डिडंट। सेकेंड सेंटेंस इसी तरह से देखें, विद्यार्थियों को कोर्स का रिवीजन कर लेना चाहिए था। इसका मतलब कि इट वाज एक्सपेक्टेड फॉर द स्टूडेंट्स टू कंप्लीट द कोर्स और रिवाइज द सिलेबस, बट दे डिड नॉट। लेकिन उन्होंने किया नहीं। विद्यार्थियों को कोर्स का रिवीजन कर लेना चाहिए था। द स्टूडेंट्स शुड हैव, और थर्ड फॉर्म रिवाइज्ड द सिलेबस। स्टूडेंट्स शुड हैव रिवाइज्ड द सिलेबस। हम इसको और आगे एक्सटेंड कर सकते थे सेंटेंस को, बिफोर द एग्जामिनेशन स्टार्टेड। इसका मतलब एग्जामिनेशन स्टार्ट भी हो गया, लेकिन वो काम पूरा नहीं हुआ था। वो एक्सपेक्टेशंस, जो बोलने वाला है उसकी एक्सपेक्टेशंस कंप्लीट नहीं हुई थी, विद्यार्थियों ने कोर्स रिवाइज नहीं कर पाए थे। मेहमानों के आने से पहले उसे खाना बना लेना चाहिए था। इसका मतलब कि जब मेहमान पहुंचे तब खाना बन रहा था, और जो द ओनर ऑफ द हाउस इज सेइंग दैट द फूड शुड हैव बीन कुक्ड बिफोर द गेस्ट्स केम। तो मेहमानों के आने से पहले खाना बना लेना चाहिए था, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट खाना बना लेना चाहिए था। हम इसको पहले लिखेंगे, द फूड शुड हैव बीन, अच्छा, मेहमान का उसे खाना बना लेना चाहिए था। अर्थात ये पैसिव वॉइस में हम लिख रहे थे, इसको पैसिव वॉइस में नहीं लिखना है। इसमें जो कर्ता दिया हुआ है वो उसे कर लेना चाहिए था। तो इसका मतलब कि द लेडी ऑफ द हाउस शुड हैव फिनिश्ड द वर्क ऑफ मेकिंग फूड। पहले उसे खाना बना लेना चाहिए था। शी शुड हैव कुक्ड द फूड। इसका मतलब उसे बना लेना चाहिए था, लेकिन उसे बनाया नहीं। अब मेहमानों के आने से पहले, इसका मतलब मेहमान आए, बिफोर द गेस्ट्स केम। मतलब मेहमान पहुंच गए, द फूड वॉज नॉट रेडी बाय दैट टाइम, और द ओनर ऑफ द हाउस इज सेइंग टू द लेडी दैट यू शुड हैव कुक्ड द फूड। तुम्हें बना लेना चाहिए था। तो इसी तरह से हम और भी सेंटेंसेस कह सकते हैं कि ट्रेन के आने से पहले तुम्हें टिकट ले लेना चाहिए था। यू शुड हैव टेकन द टिकट बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, लेकिन उसने लिया नहीं था। अब देखिए चौथे प्रकार का सेंटेंस जिसमें हम शुड का प्रयोग करेंगे, इसमें भी ये पैसिव वॉइस में वाक्य लिखा हुआ है, और इसमें कर दिया जाना चाहिए था, इसमें कर देना चाहिए था, इसमें अर्थात उसे कर देना चाहिए था।
हमें कर देना चाहिए था, विद्यार्थियों को कर देना चाहिए था, लेकिन इसमें काम को कर दिया जाना चाहिए था, अर्थात ऑब्जेक्ट को कर दिया जाना चाहिए था। तो ऐसे में ऑब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन, इसमें केवल शुड हैव था और थर्ड फॉर्म, इसमें शुड हैव बीन भी है और फिर थर्ड फॉर्म आया है, इसलिए ऐसे सेंटेंसेस को कर दिया जाना चाहिए था। हिंदी के वाक्यों में इस प्रकार का वाक्य बोलते हैं। बाढ़ आने से पहले इस एरिया को खाली करा लेना चाहिए था। मान लीजिए बाढ़ आई और एरिया को खाली नहीं किया गया। द एरिया शुड हैव बीन इवैक्यूएटेड, खाली करा लेना, इवैक्यूएटेड बिफोर द फ्लड केम। फ्लड मीन्स बाढ़, केम माने आई। बिफोर द फ्लड केम द एरिया शुड हैव बीन इवैक्यूएटेड, या हम ये भी कह सकते हैं द रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया शुड हैव बीन इवैक्यूएटेड और दे शुड हैव बीन टेकन सम अदर प्लेसेस और द सेफर प्लेसेस बिफोर द फ्लड केम, बाढ़ के आने से पहले। इसी तरह से परीक्षा शुरू होने से पहले कोर्स का रिवीजन कर लिया जाना चाहिए था। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया, कौन रिवीजन कर लेता ये नहीं, बल्कि किस चीज को कर लिया जाना चाहिए था, वो कोर्स का रिवीजन। इसलिए हम कह रहे हैं द कोर्स, और सिलेबस भी कह सकते हैं, द कोर्स शुड हैव बीन, हो जाना चाहिए था, रिवाइज्ड बिफोर द एग्जामिनेशन स्टार्टेड। एग्जामिनेशन, इस वाक्य को देखने से लग रहा है कि एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया, बट बाय दैट टाइम द कोर्स वाज नॉट रिवाइज्ड, द कोर्स हैड नॉट बीन रिवाइज्ड, कोर्स का रिवीजन उस समय तक नहीं किया गया था। तो द प्रिंसिपल सेज दैट द कोर्स शुड हैव बीन रिवाइज्ड बिफोर द एग्जामिनेशन, बट इट डिडंट हैपन, ऐसा हुआ नहीं। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस है मैच शुरू होने से पहले बच्चों को मैदान पर पहुंच जाना चाहिए था। इसका मतलब बच्चे मैदान में पहुंचे नहीं, वो बाद में आए। द चिल्ड्रेन शुड हैव रीच्ड ऑन द ग्राउंड पर पहुंच जाना चाहिए था बिफोर द मैच स्टार्टेड, अर्थात मैच स्टार्ट हो गया था और बच्चे बाद में आना शुरू हुए। तो टीचर ने कहा कि बच्चों को तो मैदान में पहले पहुंच जाना चाहिए था, मैच शुरू होने से पहले। द स्टूडेंट्स और द चिल्ड्रन शुड हैव रीच्ड ऑन द ग्राउंड बिफोर द मैच स्टार्टेड। इस प्रकार से हम और भी कह सकते हैं, मान लीजिए कोई आदमी जल्दी में ट्रेन के आने के समय ही वहां पर पहुंच रहा है और हम उसे क्या कहेंगे कि यू शुड हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, तुम्हें पहले ही पहुंच जाना चाहिए था बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। यू शुड हैव टेकन द टिकट बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। अथवा हम ये कहें कि इस काम को कल ही कर लिया जाना चाहिए था, दिस वर्क शुड हैव बीन कंप्लीटेड बाई यस्टरडे। तो इस प्रकार के भावों को व्यक्त करने के लिए कर दिया जाना चाहिए था, हो जाना चाहिए था, इसके लिए हम शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब हम आते हैं शुड के अंतिम टाइप के प्रयोग में हमें किस प्रकार के सेंटेंस हम फ्रेम करते हैं। इसमें सब्जेक्ट होता है, शुड हैव बीन होता है और उसके बाद एडवर्ब या एडजेक्टिव या कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है और उसका हिंदी में अर्थ है होना चाहिए था, रहना चाहिए था, अर्थात बी का थर्ड फॉर्म होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन इन द मीटिंग, तुम्हें मीटिंग में होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन इन द पार्टी, तुम्हें पार्टी में होना चाहिए था। आई शुड हैव बीन इन द ग्राउंड एट द टाइम ऑफ द गेम, गेम के समय मुझे ग्राउंड में होना चाहिए था। द टीचर शुड हैव बीन इन द क्लास, टीचर को क्लास में होना चाहिए था, अर्थात ये होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं ऐसा। तो ऐसी सिचुएशन में पिताजी को अपने बच्चों के साथ होना चाहिए था। मान लीजिए कोई बच्चा खो गया तो हम कहें
कि भाई उसे अपने बच्चे के साथ रहना चाहिए था या होना चाहिए था, तो हम इसको कैसे कहेंगे कि फादर शुड हैव बीन, फादर शुड हैव बीन, बी माने होता है होना, तो इसमें क्योंकि परफेक्ट फॉर्म है, ये हैव के साथ परफेक्ट फॉर्म लगता है, इसलिए बीन माने होना चाहिए था, विद हिज चाइल्ड, अपने बच्चे के साथ। दूसरा देखते हैं, अध्यापक को विद्यार्थियों के साथ होना चाहिए, टीचर शुड हैव बीन with his students, with माने साथ, his अपने स्टूडेंट्स विद्यार्थियों के साथ। और थर्ड क्या है, अधिकारी को वर्किंग आवर्स में ऑफिस में होना चाहिए था, अर्थात वो ऑफिस में था नहीं, वर्किंग आवर्स चल रहा था, बट ही वॉज नॉट प्रेजेंट इन हिज सीट, इसलिए हम कह रहे हैं अधिकारी को वर्किंग आवर्स में ऑफिस में होना चाहिए था। द ऑफिसर या ऑफिशियल भी हम कह सकते हैं, ऑफिसर should have been in his office during माने के दौरान, वर्किंग आवर्स के दौरान, वर्किंग आवर्स में, ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। तो इस प्रकार से शुड के जितने भी टाइप के प्रयोग होने चाहिए थे वो हम सब लोगों ने इसमें एक्सरसाइज में तरह तरह के सेंटेंसेस फ्रेम करके हमने कर लिया। नाउ इट इज अप टू यू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यू फ्रेम विद शुड बी, शुड हैव बीन एटसेट्रा। और इसके बाद हम लोग आते हैं कुड के प्रयोग पर। कुड माने होता है सकता या सकता था या सका, जैसे कि हम जानते हैं कैन का सेकेंड फॉर्म होता है, और कुड का प्रयोग होता है एबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, कुड आई सी योर बुक, कुड यू शो मी योर न्यू पेन एटसेट्रा। तो यहां कुड का प्रयोग हम कहां कर सकते हैं, किस प्रकार के सेंटेंसेस हम फ्रेम कर सकते हैं, ये तो हम मॉडल के रूप में नहीं इसको बता रहे हैं, क्योंकि मॉडल के रूप में हम लोगों ने पहले देख लिया हुआ है। कुड का प्रयोग किन किन सेंटेंसेस में हम फ्रेम कर सकते हैं। जैसे पहला है सब्जेक्ट के बाद कुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसका हिंदी में अर्थ है कर सकता था, कर सकती थी, कर सकते थे। कोई भी काम कर सकता था मतलब सब्जेक्ट किसी काम को करने में समर्थ था। तो एबिलिटी के लिए आता है कुड, ये तुम ये सवाल हल कर सकते थे, इसका मतलब कि यू कुड सॉल्व माने हल करना, दिस क्वेश्चन इस सवाल को तुम हल कर सकते थे। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वो ये बोझ उठा सकती थी, तो क्योंकि ये क्या पहले आ गया तो हम इसी कुड को पहले लिख देंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो कि मॉडल है यहाँ कुड, वो पहले आ जाएगा कुड, और इसके बाद सब्जेक्ट आएगा शी, कुड शी। बोझ उठाने को कहते हैं लिफ्ट, लिफ्ट माने उठाना, दिस बोझ को कहते हैं लोड, कुड सी लिफ्ट दिस लोड, क्या वो ये बोझ उठा सकती थी, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। मैं प्रधानाचार्य के सामने नहीं बोल सका, यहां सकता था, सकती थी, आई कुड नॉट स्पीक, आई कुड नॉट स्पीक बिफोर द प्रिंसिपल। वो कल पार्टी में नहीं जा सकी, शी कुड नॉट गो इनटू द पार्टी। आई कुड नॉट कैच द ट्रेन बिकॉज आई वॉज लेट, मैं ट्रेन को नहीं पकड़ सका। आई कुड नॉट डू दिस एक्सरसाइज बिकॉज आई हैड नो टाइम, मेरे पास समय नहीं था, मैं इस एक्सरसाइज को कर नहीं सका, इट्सेट्रा। और इसी टाइप के सेंटेंसेस सका, सकी, सके या सकता था, सकती थी से हम बना सकते हैं। दूसरा कुड का प्रयोग हम कहां कर सकते हैं, कुड के साथ बी का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट होगा पहले करता, इसके बाद कुड बी, और फिर इसके बाद एडजेक्टिव या दूसरा कोई भी हो सकता है, उसमें कुछ भी आ सकता है, पार्ट ऑफ स्पीच का कोई भी पार्ट आ सकता है। जैसे जंगल का रास्ता खतरनाक हो सकता था, तो द फॉरेस्ट रोड
द फॉरेस्ट रोड, जंगल का रास्ता, द फॉरेस्ट रोड कुड बी, इसमें हम बी का प्रयोग वही होना के अर्थ में, जैसे शुड के साथ होना के अर्थ में हमने बी का प्रयोग किया था, कुड बी माने हो सकता था, डेंजरस, द फॉरेस्ट रोड कुड बी डेंजरस, खतरनाक। नेक्स्ट सेंटेंस है, कल फंक्शन में दो पक्षों में झगड़ा हो सकता था, देयर कुड बी, देयर कुड बी कहने का मतलब कि हुआ नहीं, कुड बी माने हो सकता था, होना, देयर कुड बी क्वेरल, क्वेरल मीन्स झगड़ा, QUARREL, क्वेरल, there could be a quarrel between two parties, दो दलों में, दो पक्षों में, in the function yesterday, कल भी आया है इसमें लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे yesterday, there could be a quarrel between two पार्टीज, दो पक्षों में झगड़ा हो सकता था, अंधेरे में यह सांप हो सकता था। मान लीजिए हमने अंधेरे में कोई चीज रस्सी समझ करके उसको पकड़ लिया और हम कह रहे हैं कि तुम्हें ऐसा काम नहीं करना था, यह सांप भी हो सकता था, इट कुड बी, ये हो सकता था, इट कुड बी अ स्नेक, इट कुड बी अ स्नेक इन द डार्क। अब तीसरा प्रयोग हम कुड बी और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग करेंगे। जब बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तब इसका अर्थ हो जाता है वो पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा हुआ होता है, अर्थात किसी काम को किया जा सकता था, दिया जा सकता था, लिया जा सकता था, किया जा सकता था आदि। जैसे उसके द्वारा हमें धोखा दिया जा सकता था, आई या वी कुड बी, हमें धोखा दिया जा सकता, वी कुड बी डिसीव माने धोखा देना, तो डिसीव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डिसीव्ड, वी कुड बी डिसीव्ड बाय हिम माने उसके द्वारा। ये सब्जेक्ट जो है यहां आ गया, बाई के द्वारा सब्जेक्ट, जब पैसिव वॉइस में हो जाता है तो सब्जेक्ट को हम बाई के द्वारा उसको लिखते हैं, और भी यहां ऑब्जेक्ट है, हमें धोखा दिया जा सकता था, वी कुड बी डिसीव्ड। सेकंड सेंटेंस, ये काम कल समाप्त किया जा सकता था, इसका मतलब कि दिस वर्क, ये पैसिव वॉइस में है, कौन कर सकता था ये नहीं दिया गया है, बल्कि इस काम को किया जा सकता था, दिस वर्क कुड बी फिनिश्ड, कल yesterday, इस काम को कल समाप्त कर लेना, किया जा सकता था, this work could be finished yesterday, this could be done yesterday, this work could be done yesterday, the room could be cleaned yesterday, he could be invited yesterday। क्या कल पत्र नहीं लिखा जा सकता था? किसी पत्र को लिखने की बात है, इसलिए ये जो है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। इसका मतलब कि हम जो हेल्पिंग वर्ब कुड है या मॉडल जो है उसको पहले ले आते हैं, कुड, इसके बाद सब्जेक्ट या यहां ऑब्जेक्ट का रूप है, ये कुड, दिस कुड, क्या कल पत्र नहीं लिखा जा सकता था, कुड द लेटर, ये ऑब्जेक्ट है, लेटर जो है ऑब्जेक्ट है, कुड द लेटर नॉट बी रिटन, राइट का थर्ड फॉर्म क्योंकि पैसिव वॉइस में है, यस्टरडे। अब अगर हम कहते क्या उसके द्वारा यह पत्र नहीं लिखा जा सकता था, तो हम इसको बाई हिम हम उसको लिख देते, लेकिन यहां कुछ किसके द्वारा लिखा जाना था ये नहीं दिया गया है, केवल इस काम को किया जा सकता था ये दिया गया है, लेटर कुड द लेटर नॉट बी रिटन यस्टरडे। अब देखिए फोर्थ टाइप का सेंटेंस जो है, जो कि हम कुड हैव और थर्ड फॉर्म भी प्रयोग करते हैं कुड हैव के बाद, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और इसके हिंदी के वाक्यों में हम कर सके होते, कर सकते थे, देखिए सकते थे तो इसमें भी आ गया, लेकिन इसमें कर चुका होता, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात के रूप में आ रहा है ये, इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे, यदि मैं परीक्षा में बैठा होता तो मैं परीक्षा पास कर सका होता, अर्थात कर लिया होता, लेकिन हम सकने की बात कर रहे हैं, हमारी सामर्थ्य की बात कर रहे हैं, तो कर सका होता।
ये ठीक वैसे ही है जैसे कि वुड हैव और थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस में अनफुलफिल्ड कंडीशन जब हम लिखते हैं, तो यदि वो मुझे बुलाया होता तो मैं उसकी पार्टी में गया होता। इफ ही हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड हिज पार्टी। ठीक उसी तरह से इसमें भी होता है कि मैं ये काम कर सका होता लेकिन कर नहीं सका। इसका मतलब कि कंडीशन जो थी वो फुलफिल नहीं हो पाई, परीक्षा में वो बैठा नहीं, इसलिए वो परीक्षा में पास नहीं हो सका। हम इस तरह से कहते हैं यदि मैं परीक्षा में बैठा होता तो मैं परीक्षा पास कर सका होता। आई कुड हैव पास्ड, आई कुड हैव पास्ड, मैं परीक्षा पास कर सका होता या कर लिया होता। वैसे कर लिया होता के लिए वुड हैव का प्रयोग करते हैं, वुड हैव और थर्ड फॉर्म जब हम कल्पना करते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशन में। लेकिन यहां पे हम मान के चल रहे हैं कि मैं अगर परीक्षा बैठा होता तो परीक्षा पास कर सका होता। आई कुड हैव पास्ड द एग्जाम इफ आई हैड अपीयर्ड, अगर मैं अपीयर हुआ होता, अपीयर इन इट, यहां इट के लिए हम एग्जामिनेशन के लिए हमने इट का प्रयोग किया टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस एग्जाम को बचाने के लिए, रेपिटेशन उसके दोहराव को बचाने के लिए हमने इट का प्रयोग कर दिया। दूसरा सेंटेंस, यदि तुम स्टूल ले लिए होते तो तुम छत को छू सकते थे, अर्थात तुमने स्टूल लिया नहीं और तुम छू नहीं पाए। इसका मतलब कि इफ यू हैड टेकन द स्टूल, इफ यू हैड टेकन द स्टूल, हमने इसको इफ वाला सेंटेंस इसमें पहले लिखा हुआ, बाद में लिखा हुआ, इसमें हमने पहले लिख दिया। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। इफ का सेंटेंस आगे में लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं। यहां यदि तुम स्टूल ले लिए होते, इफ यू हैड टेकन द स्टूल, तो यू कुड हैव टच्ड द सीलिंग, यू कुड हैव टच्ड, थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, टच द सीलिंग, CEILING, सीलिंग द लोअर पार्ट ऑफ द रूफ, रूफ अपर पार्ट एंड सीलिंग इज द लोअर पार्ट। यदि मैंने प्रयास किया होता तो मैं यह सवाल हल कर सका होता। इसका मतलब कि मैंने प्रयास ही नहीं किया तो वो कहां से सवाल हल कर सकता। यदि मैंने प्रयास किया होता, इफ आई हैड ट्राइड, ट्राई माने प्रयास करना और ट्राइड माने प्रयास थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। इफ आई हैड ट्राइड, प्रयास किया होता, आई कुड हैव सवाल हल कर सका होता, कुड हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन, सवाल, इसको सम भी कहते हैं, सम जो मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं उनको सम कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमें जब अनफुलफिल्ड कंडीशन की स्थिति आती है तब हम कंडीशनल सेंटेंसेस बनाते हैं। इसका मतलब कि यदि ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो सका होता। ऐसे सेंटेंसेस को हमने कुड हैव और थर्ड फॉर्म के द्वारा व्यक्त करने चाहिए। अब कुड का जो पांचवें टाइप का प्रयोग है वो हम कुड हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग उसको करते हैं। और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इसका मतलब कि वो पैसिव वॉइस बन जाता है, अर्थात ऑब्जेक्ट के बाद, अगर वर्ब ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, इसका मतलब कि वो पैसिव वॉइस हो गया। तो इस प्रकार से कुड वाले सेंटेंस को हम कैसे बना सकते हैं, हिंदी में उस वाक्य को कैसे बोल सकते हैं, जैसे घर को और अच्छी तरह से सजाया जा सका होता। मतलब एक कामना कर रहा है, उसकी इच्छा है, he wishes that the house could have been decorated more beautifully, घर को और अच्छी तरह से सजाया जा सका होता। the house, इसको ज्यादा house could have been, सजाया जा सकता था, वैसे could have been decorated more beautifully, और ज्यादा अच्छी तरह से, more beautifully,
दूसरा सेंटेंस है चीजों को त्योहार से पहले ही खरीद लिया जा सका होता। कहने का मतलब कि चीजों को बहुत पहले ही, त्योहार से पहले ही खरीद करके ले आई जा सकी होती या खरीद लिया गया होता। तो क्योंकि ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है तो थिंग्स आर द प्रोविजंस, हम थिंग्स माने घर की चीजें या कमोडिटीज भी कह सकते हैं। अगर घर की चीजों के बारे में अगर हमको लिखना है, कमोडिटीज, द कमोडिटीज कुड हैव बीन, खरीदी जा सकी होती, कुड हैव बीन परचेज्ड, PURCHASED, परचेज्ड, त्योहारों से, त्योहार से पहले ही, बिफोर द फेस्टिवल, बिफोर द फेस्टिवल। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, थिंग्स या कमोडिटीज भी हम कह सकते हैं, जो भोग की वस्तुएं होती हैं उनको कमोडिटीज कहते हैं, कि चीजों को त्योहार से पहले खरीद लिया जा सका होता। दिस कुड हैव बीन, ऐसा किया जा सकता था लेकिन हुआ नहीं ऐसा। किताबें शुरू होने से, किताबें स्कूल शुरू होने से पहले ही खरीद ली जा सकी होती, कहते मतलब किताबें खरीदी नहीं गई और इसको खरीदा जा सका होता। द बुक्स should have been, sorry, could have been, खरीदी जा सकी होती, could have been, और purchased, स्कूल शुरू होने से पहले, before the school, open माने खुलना, ओपन खुला या शुरू हुआ, और स्टार्टेड भी हम कह सकते हैं, द स्कूल स्टार्टेड या द स्कूल ओपन, इसके पहले ही किताबों को खरीद लिया जा सका होता। लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस जो कि हम कुड से बनाते हैं वो है सब्जेक्ट के बाद कुड है और बीन। ये निश्चित रूप से बी माने होता होना, रहा होता, रही होती, रहे होते। इसका मतलब जैसे रह सके होते, जैसे तुम इस कॉलोनी में रह सके होते, ये तुम स्वयं ना गए होते। कहने मतलब तुम अपने स्वयं से गए, तुम यहां रह सके होते अर्थात रह सकते थे। यू कुड हैव बीन, यू कुड हैव बीन इन द कॉलोनी, इन दिस कॉलोनी, इफ यू had not gone willingly माने स्वेच्छा से, अगर तुम यहां से स्वेच्छा से नहीं गए होते तो तुम इस कॉलोनी में स्वयं यहां रह रहे होते या रह सके होते थे, रह सकते थे। वो पार्टी कर सकी होती यदि वो बीमार न होती। इसका मतलब पार्टी अटेंड कर सकी होती, शी कुड हैव बीन इन द पार्टी, या हम कह सकते हैं शी could have been, इसका मतलब कि रह, उसमें पार्टी में रह गई होती। she could have been in the party if she had not been ill। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने शुड और कुड का डिटेल स्टडी कर लिया है। मैं आशा करता हूं आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी रहेगा। इस प्रकार के सेंटेंसेस जो कि हम डेली और अपने डे टू डे लाइफ में प्रयोग करते हैं, उससे आप सेंटेंसेस बनाने में काफ़ी सफल होंगे। और निश्चित रूप से मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।